गुड मॉर्निंग साथियों। राजकीय महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इस पुस्तक का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में दिए गए बंदों के अनुसार आज हम भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां और उसके कार्य और उसकी भूमिका का अध्ययन करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद इस प्रकार है जैसे ब्रिटेन में के प्रधानमंत्री का पद है। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां और भूमिका में हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करते समय प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, धार्मिक और अन्य बातों को ध्यान में रखना होता है तथा कुछ विशेषतः मंत्रिपरिषद में ऐसे लोग भी लेने पड़ते हैं जो उस समय बहुत पावरफुल होते हैं और उनका वर्चस्व रहता है। जिस पर हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू प्रशासन काल में गृह मंत्रालय लेना चाहते थे। इसी प्रकार 1967 में मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। सामान्यतः अपने संयोगी का चयन प्रधानमंत्री अपने विवेक के आधार पर ही करता है। प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्रिपरिषद में ले सकता है जिन्हें दल में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त ना हो और जिनका नाम बहुत थोड़े व्यक्ति ही जानते हो। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल भवन के वर्गखंड की मुख्य शिला है और जब तक वह इस पदाधिकारी को इतनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त न करें कि वह स्वेच्छा से मंत्रियों की नियुक्ति या उनको हटा सकें, तब तक मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार लॉर्ड मार्ले कहते हैं प्रधानमंत्री के बारे में कि समकक्षों में प्रथम, तथा सर विलियम हारकोर्ट ने नक्षत्रों के बीच चंद्रमा और लॉर्ड जैनिंग ने ऐसा सूर्य बताते हैं जिसके चारों ओर समस्त ग्रह घूमते हैं। पंडित नेहरू और श्रीमती गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व के कारण प्रधानमंत्री का जो रूप देखने को मिला वो बहुत ही तारीफ काबिल था। लोकसभा में प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। मंत्रिपरिषद का कोई अन्य सदस्य प्रधानमंत्री की भांति संसद में समस्त मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। शासन की नीति से संबंधित अंतिम तथा अधिकृत भाषण प्रधानमंत्री का ही होता है। संसद में अपने सहयोगियों द्वारा किए गए भाषण से उत्पन्न गलतफहमियों को दूर करना और अपने सहयोगियों के भाषण में आवश्यक संशोधन करने का कार्य प्रधानमंत्री को ही करना होता है। यदि संसद में कोई बात किसी मंत्री द्वारा बोली जाती है उसमें वह संशोधन भी करता है तथा उसमें कार्य भी करता है। अगला है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। हम इस बात को जानते हैं कि प्रधानमंत्री सर्वप्रथम
लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा के सदस्य होने के कारण वह विधेयकों के संबंधित कार्रवाई में संचालन में भाग लेता है। व्यवस्थापन की समस्त कार्यवाही के संचालन में प्रधानमंत्री की नेतृत्व प्रदान करता है। वार्षिक बजट सहित सभी सरकारी विधेयक प्रधानमंत्री की निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री इस बात का निर्णय करता है कि शासन की नीति कार्यरूप में परिणत करने के लिए कानूनों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण कानूनों के लिए विधेयक स्वयं प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। सभी विधेयकों के भाग्य का निर्णय प्रधानमंत्री की इच्छानुसार ही होता है। राष्ट्रपति को नियुक्तियां करने की सिफारिश करनी। राष्ट्रपति जो है उनको जो संघ की नियुक्तियां करनी है मंत्रिपरिषद में उनकी सिफारिश करता है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं कि संघ के प्रशासन तथा कानून निर्माण से संबंधित विधेयकों के विषय में मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचना देता है। संघ के प्रशासन से संबंध रखने वाले मामलों तथा कानून निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देना जिससे वे मांगे। यदि राष्ट्रपति से चाहे तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई ऐसा मामला रखना जिस पर कोई मंत्री अपना निर्णय ले चुका है परंतु जिस पर मंत्रिपरिषद ने अब तक कोई निर्णय नहीं किया है। देश का सर्वोच्च नेता, ये हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से देश का सर्वोच्च नेता होता है। सारी नीतियाँ उसके अधीन रहती हैं। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता होता है और सर्वोच्च शासक होता है। सिद्धांत रूप में नहीं सही लेकिन व्यवहारिक में ऐसी बातें आती हैं। वह व्यवस्थापिका से अपनी इच्छानुसार कानून बनवा सकता है और संविधान में आवश्यक संशोधन भी करवा सकता है। हाँ, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी हमने देखी है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीमा ही भी बांध सकता है। मंत्रिपरिषद में उसकी स्थिति सर्वोपरि होती है और वह अपने संयोगियों को अपने साथ रखने का कार्य करता है और अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही माना जाता है। वैदेशिक संबंध, ये हम जानते हैं कि विदेशों से जो संबंध स्थापित किए जाते हैं वह संबंध प्रधानमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं, उसकी इच्छा अनुसार ही किए जाते हैं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह चाहे जिस विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथों में हो या नहीं हो, अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का ही होता है। प्रधानमंत्री विदेश नीति के क्षेत्र में जो नियम और जो नीतियाँ बनाते हैं वही उस समय लागू की जाती है। उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जब विदेश नीति का संचालन अपने हाथों में लिया उस समय पंचशील के सिद्धांतों का वर्णन किया था। इसी प्रकार 1965 में भारत पाक युद्ध के समय, ताशकंद समझौते के समय और 1971-1970 के बीच में प्रधानमंत्रियों की विदेशी संबंधों की बहुत बड़ी वो थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने विदेशों की यात्राएं करके और भारत की छवि को ऊंचा किया है। प्रधानमंत्री की स्थिति वर्तमान में कैसी है? प्रधानमंत्री की शक्तियां अपार है, असीमित है, समय स्थिति तथा व्यक्ति के अनुसार चलती हैं। प्रधानमंत्री
कि दल को लोकसभा और राज्यसभा, विशेषतः लोकसभा में कैसी स्थिति प्राप्त है। यदि प्रधानमंत्री मिलीजुली सरकार या बाहरी समर्थन पर टिकी है, अल्पमत में है, तो वह प्रधानमंत्री कमजोर हो, या फिर उसका जो स्वभाव है स्वाभाविक रूप से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। दल में यदि उसकी अच्छी पकड़ है तो वह अपने सारे नीति और निर्णय अपने अधीन करवा सकता है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के द्वारा भी सभी उसी समय तक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया जा सकता है जब तक उसे अपने राजनीतिक दल में मतलब निर्विवाद व्यक्ति का नेतृत्व प्राप्त है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर स्थिति होने पर प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हो जाता है। हम वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि कोविड-19 जो महामारी है, उस समय जब हम घरों में रहे और उस समय प्रधानमंत्री के बीच में हमारी वार्ताएं हुई, जो उन्होंने हमारे बीच में बात की, मन की बात की, हमें निर्देश दिए, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रधानमंत्री कितना प्रभावशाली है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने नोटबंदी की, उस समय ऐसा लगा कि वास्तव में शक्तियां प्रधानमंत्री के अधीन है। जब रात्रि 12 बजे बाद उन्होंने कहा कि इंडियन करेंसी के ये नोट मान्य नहीं होंगे, तब ऐसा लगा कि वास्तव में प्रधानमंत्री बहुत ही शक्तिशाली होता है। 2014 में लोकसभा में एक ही दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री की शक्ति और प्रतिष्ठा को उन्नत वृद्धि हुई। हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि सामान्यतः केंद्र में एक दलीय पक्ष सरकार होने पर प्रधानमंत्री को शक्तिशाली स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर होती है। प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक होता है, संपूर्ण शक्तियां उसके अधीन घूमती रहती हैं, वह अपनी इच्छानुसार कार्य करता है। हमने प्रधानमंत्री की जो वर्तमान स्थिति के बारे में बात की, उसके कार्य देखें। कोरोना महामारी में जब हम घरों में थे और हमारे पास एक संपर्क का माध्यम टीवी था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री हमारे बीच में आते, हमें कोरोना से बचने के उपाय बताते तथा उन उपायों के आधार पर हम रहते। एक चीज़ हमने उस समय देखी कि वास्तव में देश का सर्वोच्च शासक वास्तविक रूप से हमारा अपना है। इसी प्रकार आज हम प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में बात की। आपका सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक यू।